નમસ્કાર સીએનબીસી બજાર પર આપનું સ્વાગત છે અને આપ જોઈ રહ્યા છો પ્રોપર્ટી ગુરુ અને હું છું ઝરણા અલકંટી। તો આ સપ્તાહે એપિસોડની અંદર આપણે પ્રોપર્ટી ગુરુના એપિસોડમાં ખાસ જે વાત કરવાના છે નાઇટ ફ્રેન્કનો એક રિપોર્ટ આવ્યો છે એશિયા પેસિફિક 2023 આઉટલુક। આ અંગેની આપણે વાત કરવાના છે એટલે આ રિપોર્ટની અંદર શું ફાઇન્ડિંગ્સ છે, આ દેશની અંદર રિયલ એસ્ટેટને લગતી શું ફાઇન્ડિંગ્સ મળી છે, આ તમામ ચર્ચાઓ આજે આપણે કરવાના છે અને આ ચર્ચામાં આપણી સાથે જોડાયા છે विवेक राठी, नाइट फ्रैंक इंडिया ना डायरेक्टर रिसर्च। विवेक जी, आपका स्वागत है सीएनबीसी बाजार पर। विवेक जी, सबसे पहले तो चर्चा की शुरुआत यहीं से करना चाहूँगी कि जिस तरीके से हमने 2022 साल को देखा है, इस साल में हमने देखा कि कुछ हद तक कोरोना की इम्पैक्ट भी रही है और पूरा साल अगर देखा जाए तो रशिया यूक्रेन के इम्पैक्ट पूरे साल में हमें रहती हुई दिखी है। इन्फ्लेशन भी बहुत हमें बढ़ता हुआ देखा है। तो किस तरीके से अब आप देख रहे हैं साल 2023 को कि किस तरीके का ग्रोथ मोमेंटम जो है वो बन सकता है, कब तक नॉर्मल हो सकता है? आपके इस जो रिपोर्ट है उसमें आपके क्या फाइंडिंग्स हैं? धन्यवाद झरना। जैसे कि आपने कहा कि जो हाउसिंग मार्केट है और इसमें जो हमने ट्रेंड्स देखे हैं लास्ट 1.5 से 2 वर्ष के अंतराल में, जो पैंडेमिक के इस बात का समय था, केवल भारत देश में ही नहीं, एशिया पैसिफिक स्तर पर और पूरे ग्लोबल स्तर पर हाउसिंग मार्केट में एक जोरदार उछाल देखने को मिला। बिक्री में भी, मकानों की बिक्री में भी और भावों में भी। और आज हम जिस स्थिति में हैं, जो कुछ मॉनेटरी टाइटनिंग हुई है, जहाँ पे इन्फ्लेशन को एड्रेस करने के लिए सेंट्रल बैंक्स ने रेट्स इंक्रीज की है। उसी के साथ जो रशिया यूक्रेन का वॉर जो बहुत लंबा चल गया, जिसकी वजह से सप्लाई चेन्स पे इम्पैक्ट आई है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ी है। इन के मद्देनजर कुछ इम्पैक्ट तो एक्सपेक्टेड ही था, लेकिन ये जो इम्पैक्ट आया है वो सेल्स वॉल्यूम पे कुछ जो ग्लोबल मार्केट्स है वहां पे देखा गया है। जैसे कि अगर मैं एशिया पैसिफिक रीजन की बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया में, हांगकांग में वहां पे करीब 20 से 25% बिक्री में कमी आई है सितंबर तिमाही में जून तिमाही के मुकाबले। लेकिन अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में अभी भी इन सब दुविधाओं के बावजूद जो सेल्स है वो अच्छी तरीके से हो रही है। हम देख क्या रहे हैं आने वाले समय में, तो अगर कंज्यूमर की बात करें तो भारत के कॉन्टेक्स्ट में अफोर्डेबिलिटी पे एक डेंट आया है ब्याज की दरों की बढ़ोतरी की वजह से। करीब करीब 12.5% का अफोर्डेबिलिटी पे डेंट है। मतलब अगर कोई बायर 1 करोड़ का मकान खरीद पा रहा था पहले, तो अब केवल ब्याज की दरों की वजह से वो करीब 87 लाख का घर खरीद पा रहा है, जो एक मायने रखता है प्रेशर के तरह से। लेकिन उसके बावजूद भी कस्टमर्स का रुझान रहा है घरों को खरीदने के लिए। 2023 में जब हम जाते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि घरों की बिक्री का रुझान स्ट्रॉन्ग रहेगा, लेकिन जो भावों की जो बढ़ोतरी हमने देखी है 2021 में और 2022 में, उसमें थोड़ी कमी आएगी। तो हम ये देख रहे हैं कि भाव बढ़ेंगे, लेकिन करीब करीब 2 से 4-5% ऑन एन एवरेज बढ़ने का अंदाज है इन चैलेंजेस के बावजूद। ઓકે, તો આપણે અહીંયા આગળથી જે સમજી રહ્યા છે એશિયા પેસિફિક દેશોની વાત આપણે અહીંયા આગળથી કરી રહ્યા છે, તો અહીંયા આગળ આપણે જે રીતે જોઈ રહ્યા છે ઘરોની કિંમતો જે છે આ તમામ દેશોની અંદર ઓવરઓલ આપણે સરેરાશ જોવા જઈએ તો અહીંયા આગળથી વધતી જોવા મળી શકે છે। आपसे आगे मैं ये समझना चाहूँगी कि रेसिडेंशियल मार्केट की हम यहाँ पे अगर ख़ास तौर पे बात करें, आपने कुछ बातें तो हमें इस आंसर में पहले आंसर में बताई है, पर फिर भी जिस तरीके से हम देख रहे हैं इंटरेस्ट रेट साइकिल उसमें रेट बढ़ते ही जा रहे हैं, फिर भी भारत में जैसे कि आपने बताया घरों की खरीदारी हो रही है, पर अन्य देश की क्या स्थिति है एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर? क्या वहाँ पे भी इस तरीके से खरीदारी बढ़ रही है या कुछ देशों में बढ़ रही है, कुछ देशों में कमी है? आपका डेटा इस रिपोर्ट के हिसाब से क्या बताता है? तो जैसे कि मैंने बताया कि कुछ देश हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया हुआ, हांगकांग हुआ, वहाँ पे मकानों की बिक्री कम हुई है सितंबर तिमाही में। लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है।
भावों का ट्रेंड तो अभी भी पॉजिटिव है सारे शहरों में। तो हम जैसे देख रहे हैं कि जो ब्याज की दरें बढ़ी हैं उसका कितना इम्पैक्ट आया है। तो अब देखने वाली चीज़ ये है कि जैसे भारत के केस में 5 बार ब्याज की दरें जो पॉलिसी रेट्स है वो सेंट्रल बैंक ने बढ़ाई, जिसकी वजह से करीब 2.25% ब्याज की दरें या पॉलिसी रेट्स बढ़ गई। होम लोन की दरें भी करीब-करीब 1.5 से पौने 2% बढ़ गई, जिसके वजह से ये 12.5% का इम्पैक्ट आया है होम बायर की अफोर्डेबिलिटी पे। लेकिन अगर हम विकसित देशों की तरफ देखें तो वहाँ पे जो दायरा है ब्याज की बढ़ोतरी का वो बहुत ज़्यादा है। अगर अपन ग्लोबल स्तर पर भी देखें तो जैसे अमेरिका के केस में ब्याज की दरें जो न्यूनतम स्तर पर करीब 2.5% थी, आज वो करीब 5.5-6% है। तो ऐसे कस्टमर के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है जहाँ पे ब्याज की दरें डबल से ज़्यादा हो गई है और जो ईएमआई जो चुकाते हैं, ईएमआई का बर्डन है वो 100% से ज़्यादा बढ़ गया है और स्वाभाविक तौर पर वहाँ पे इम्पैक्ट ज़्यादा आएगा। भारत के केस में इम्पैक्ट जो है वो फिर भी लिमिटेड है इन उस कंपैरिजन में, और जिसकी वजह से अंदाज ये है कि 2023 में जब हम जाते हैं तब भी कुछ मार्केट्स है जैसे ऑस्ट्रेलिया में 3-4 शहर या न्यूजीलैंड में जहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये रह सकते हैं। लेकिन बाकी शहरों में जो भी एशिया पैसिफिक रीजन के 15-16 शहर हैं, वहाँ पे सब जगहों पे ऑल्दो इन मॉडरेशन मतलब कम लेवल पर, लेकिन फिर भी भाव बढ़ने का अंदाज है। ઓકે તો અહીંયા આગળથી આપણે જે જોઈ રહ્યા છે એશિયા પેસિફિક દેશોની અંદર કઈ રીતે વ્યાજ દર વધારાની અસર અહીંયા આગળથી આવતી દેખાઈ રહી છે ભારતની અંદર આપણને એટલી બધી અસર નથી દેખાઈ પરંતુ જે દેશની અંદર જે વ્યાજ વધારા કેટલો થયો છે એના ઉપર આ આખો દારોમદાર રહેલો છે तो આ ચર્ચાને આપણે આગળ વધારીએ तो आगे मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि खरीदारों के ट्रेंड की अगर हम बात करें तो एशियन देशों में एशिया पैसिफिक देशों में किस तरीके का ट्रेंड बन रहा है जो हम इंटरनेशनल ट्रॉफी होम्स की खरीदने की चाहत लोगों में देखते थे वो ऐसे ही बरकरार है किस तरीके का इस मामले में आपकी फाइंडिंग्स है हाँ, तो जब हम ट्रॉफी एसेट्स की बात कर रहे हैं तो एक बहुत ऊंचा सेगमेंट है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, राइट। और वो हर देश में एशिया पैसिफिक में भी जो बड़े शहर हैं ग्लोबल लेवल पर जो माने जाते हैं जैसे सिंगापुर, हांगकांग, टोक्यो, मेलबर्न, ब्रिस्बेन, तो वहाँ पे एक्टिविटी लेवल्स ज़्यादा होती है, वैल्यूज ज़्यादा है। भारत के केस में देखा जाए तो केवल भारतीय ही खरीद सकते हैं या एनआरआईज खरीद सकते हैं। यहाँ पर भी जो ट्रॉफी होम्स या लग्जरी हाउसेस है उनकी बिक्री बढ़ी है। अब किस तरीके के मकान या क्या कारण रहा है, जैसे कि मैंने बताया कि जो इम्पैक्ट भी पड़ा है अभी इंटरेस्ट रेट्स के वजह से, वो इन सेगमेंट पे नहीं पड़ता है क्योंकि जो खरीदारी होती है ट्रॉफी एसेट्स की वो वेल्थ के बेसिस पे होती है और इनकम या आय के बेसिस पर नहीं होती है, इसलिए इंटरेस्ट रेट्स का ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। एक कस्टमर के लिए जो एक ट्रॉफी एसेट खरीदता है उसकी नेटवर्थ का बहुत कम प्रतिशत उस परचेज डिसीजन के लिए जाता है। तो अगर डिज़ायर है और वेल्थ है तो वो डिसीजन इम्प्लीमेंट किया जाता है जो हमने देखा है। तो जैसे मैंने बताया कि कुछ मार्केट्स हैं जो वैश्विक स्तर पर इसके लिए बहुत एक्टिव हैं, चाहे वो लंदन हो या दुबई हो, टोक्यो, सिंगापुर हो, और यहाँ पे एक्टिविटी बहुत हाई रही है। और बाकी इंडिया के केस में जैसे जो बड़े शहर हैं मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, यहाँ पे लग्जरी सेगमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स देखने मिले हैं। ઓકે તો ટ્રોફી હોમ્સની અહીંયા આગળથી આપણે વાત કરીએ તો અહીંયા આગળ વ્યાજ દરોના વધારાની મોટી અસર નથી દેખાતી કારણ કે એ જે આપણે કહીએ છીએ કે સમૃદ્ધ લોકો છે એમના દ્વારા આ ખરીદારી થતી હોય છે અને એમના નેટવર્કનો એક નાનો હિસ્સો હોય છે તો અહીંયા આગળ મોટો ચેન્જ જે છે તે આપણને આવતો નથી દેખાઈ રહ્યો विवेक जी आगे मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि प्राइस ट्रेंड की हमने बात की है मगर किस तरीके का सेल्स मोमेंटम हमने 2022 में अन्य देशों में देखा है
और 2023 के लिए आप किस तरीके का आउटलुक सेल्स वाइज देख रहे हैं एशिया पैसिफिक देशों में? सेल्स वाइज जैसे अगर 2022 में देखें हम तो भारत के केस में तो ये कई सालों का हाई सेल्स लेवल एक्सपेक्टेड है और दूसरे शहरों में देखें तो भी 2022 अच्छा रहा है सेल्स वॉल्यूम के नजरिए से। 2023 में जैसे मैंने बताया कि हम सेल्स वॉल्यूम में अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सेल्स वॉल्यूम चलेंगे, मतलब यहाँ पे अभी भी ग्रोथ होगी। कुछ मार्केट्स ही है, लिमिटेड मार्केट्स, ऑस्ट्रेलिया, और कुछ जहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे हमने देखा है। अब ये बहुत डिपेंड करेगा कि किस तरीके से जो भी चैलेंजेस हैं इन्फ्लेशन के, इंटरेस्ट रेट के, या जो कोविड का जो स्ट्रिक्ट कोविड स्टैंड था उसमें कितने लंबे समय के लिए सप्लाई चेन और इन्फ्लेशन पे प्रेशर रहता है। अगर ये सब और प्रेशर रहता है तब फिर शायद कुछ इम्पैक्ट आ सकता है, जो हम देख रहे हैं कि अदरवाइज कोई जो ट्रेंड है वो सेल्स पे और प्राइसेस पे पॉजिटिव है। ઓકે, તો આ આપણે આખી જે સેલ્સની વાત હોય, પ્રાઇસની વાત હોય, એશિયા પેસિફિક દેશોની અંદર કઈ રીતનો ટ્રેન્ડ બની રહ્યો છે એની અહીંયા આગળથી ખાસ વાત કરી રહ્યા છે વિવેકજી। आगे मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जहाँ पे आपके रिपोर्ट में कुछ रिस्क के ग्रोथ के कुछ रिस्क और कुछ अपॉर्चुनिटीज़ की भी बात की रही है, ये कौन सा पहलू है, इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए। तो रिस्क की या अपॉर्चुनिटी की अगर बात करें तो ये हम सभी जानते हैं कि जब हमने 2021 के अंत में जब थे तो किसी ने सोचा नहीं था कि रशिया यूक्रेन वॉर होगा, और या फिर हम जब 2019 के अंत में थे तो ये नहीं पता था कि कोविड जैसी महामारी आ सकती है और इतने बड़े स्तर पर आएगी। तो हम ये ज़रूर समझते हैं कि इस तरीके के रिस्क है, जो नए रिस्क आ सकते हैं, या फिर है कि जो एग्जिस्टिंग रिस्क है अगर उसमें और ज़्यादा अगर तकलीफ होती है, तो जैसे आज रशिया यूक्रेन का वॉर है, ये अगर और ज़्यादा लंबे समय चलता है या उससे होने वाली और ट्रबल्स होती है, तब फिर तेल के भावों पर फ़र्क आ सकता है, और उसी की वजह से और भी जो फैक्टर्स है, चाहे महँगाई का बढ़ना या सेंट्रल बैंक्स का रिस्पॉन्स है, वहाँ पे आ सकता है। और इसी के साथ में अगर आप चाइना का जो कोविड पर स्टैंस है, उसे देखें तो उसमें बहुत समय तक चाइना ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ज़ीरो कोविड टॉलरेंस स्टैंड रखा था। अभी कुछ सहूलियत देखने को मिली है जो उनका नया स्टैंड है। लेकिन हैविंग सेड दैट ये कुछ रिस्क्स है जिसके वजह से सेंट्रल बैंक्स का क्या इम्पैक्ट होगा, इकोनॉमिक माहौल कैसा होगा, और जिसके ऊपर निर्भर करेगा कि इन्वेस्टमेंट फ्लो या घरों की खरीदारी का माहौल कैसा होगा। तो अगर ये इसी के साथ अगर अपॉर्चुनिटीज की भी बात करें तो जैसे मैंने कहा कि कोविड से निकलते वक्त हाउसिंग मार्केट एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल साइकिल में आ गया था ग्लोबल लेवल पर, केवल इंडिया में ही नहीं। तो वो तो है ही, लेकिन अगर ये रिस्क है ये बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं तब फिर और ज़्यादा पॉजिटिव सपोर्ट मिलेगा मार्केट को। अगर हमने जैसे कहा कि कल देखा, जो कल इन्फ्लेशन के नंबर्स आए हैं काफ़ी समय के बाद में 6% जो आरबीआई का अपर टॉलरेंस बैंड है उससे कम आया है, और अगर ये रहा तो फिर आरबीआई भी थोड़ी धीमी हो जाएगी इन ब्याज दरों की बढ़ोतरी में, जिससे मार्केट को हाउसिंग मार्केट को भी सपोर्ट मिलेगा। ઓકે, તો આ તમામ ફેક્ટર્સ છે જેને આપણે ગ્રોથ ઉપર અસર થતી જોઈએ છે, ક્યાં આગળ અહીંયા કરતી રિસ્ક છે, ક્યાં ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ છે, તમામની આપણે વાત કરી છે અને ગ્રોથની તમામ ઇન્ડસ્ટ્રીઝની ઉપર પણ અસર થતી હોય છે રિયલ એસ્ટેટની સાથે। તો આપણે અહીંયા આગળ ગ્રોથ જે કેવો રહી શકે છે 2023માં અને સાથે જ રેસિડેન્શિયલ માર્કેટ એશિયન પેસિફિક દેશોની અંદર કેવું રહી શકે છે એની આગળથી ચર્ચા કરી છે। અને આ ચર્ચામાં હાલ સમય થઈ રહ્યો છે એક નાનકડો બ્રેક લેવાનો, એ લઈશું એક નાનકડો બ્રેક અને બ્રેક બાદ આપણે આ ચર્ચામાં આગળ વધીશું। વિરામ બાદ પ્રોપર્ટી ગુરુમાં આપનું ફરી એક વખત સ્વાગત છે અને આજે આપણે નાઇટ ફ્રેન્કના
રિપોર્ટ જે છે એશિયા પેસિફિક 2023 આઉટલુક એની અહીં આગળથી ચર્ચા કરી રહ્યા છે. રેસિડેન્શિયલ માર્કેટની આપણે અહીં આગળથી ચર્ચા કરી છે અને હવે આપણે ઓફિસ સ્પેસ અને વેરહાઉસિંગ ઉપર આપણું फोकस करवाना है. अपनी साथ आ चर्चा में विवेक राठी जोड़ाया है. विवेक जी, ऑफिस स्पेस से हम स्टार्ट करते हैं. तो ये कोविड के दौरान हमने देखा है कि ऑफिस स्पेस को लेकर जो भी लोगों का बिहेवियर था पार्टिसिपेंट का इंडस्ट्री के, पूरा चेंज हो चुका है. वर्क एनवायरनमेंट को लेकर रिक्वायरमेंट्स में भी काफ़ी चेंज आ चुका है. तो इन सबको मद्देनज़र रखते हुए आपकी रिपोर्ट में क्या फाइंडिंग्स यहाँ पे आए हैं ऑफिस स्पेस रिलेटेड? हाँ चरणदास, तो जैसे ऑफिस स्पेस के बारे में बात की जाए तो पैंडेमिक के दौरान एक फोर्सफुल वर्क फ्रॉम होम या रिमोट वर्किंग करनी पड़ी लोगों को. ऑफिस पहुंच नहीं पा रहे थे, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थे, कोविड का डर था. और उस समय के बाद जब हम जैसे जैसे रिस्ट्रिक्शंस रिलैक्स हुए तो केवल पैंडेमिक के अलावा भी, कोविड इन्फेक्शन के अलावा भी कॉर्पोरेट्स ने और एम्प्लॉइज ने दूसरे जो भी फैक्टर्स हैं उनके बारे में विचार किया, रिसर्च किया. और आज हम जिस मुकाम पर पहुंचे हैं वहाँ पे अलग अलग तरीके के अप्रोच देखने मिल रहे हैं. कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कंप्लीट वर्क फ्रॉम ऑफिस पे आ गई है, जिसमें बड़े नाम भी है, टेक्नोलॉजी वाले नाम भी हैं. वैश्विक लेवल पर कई है जो हाइब्रिड वर्क मॉडल रख रही है, जहाँ पे वो कुछ दिनों पर ऑफिस में बुलाना चाहती है अपने एम्प्लॉयज को और कुछ दिनों पर रिमोट या वर्क फ्रॉम होम अलाउ कर रही है. और कुछ संस्थाएं हैं जो कंप्लीट वर्क फ्रॉम होम मॉडल पे है. तो ये तो हो गया कोविड एक्सपेरिमेंटेशन, कोविड से निकलने के बाद की एक्सपेरिमेंटेशन का फेज. लेकिन इसी के साथ हमने अभी जो देखा है कि रिसेशन के भी कुछ डर हैं यूएस और कुछ यूरोपियन इकोनॉमीज में, जिसके वजह से बिजनेस का माहौल थोड़ा इम्पैक्ट होगा. अभी अगले 6 महीनों में अंदाज है कि इसको भी लोग मद्देनजर रखेंगे जो कॉर्पोरेट्स अपना कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर या ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर प्लान करते हैं. तो ऑफिस स्पेस के मामले में हम ये देख रहे हैं कि 3 मुख्य कारण होंगे जिसके बारे में विचार किया जाएगा कॉर्पोरेट्स के द्वारा, एम्प्लॉइज के द्वारा. पहला है जो टैलेंट का मामला है, क्योंकि आज टैलेंट जो है अक्रॉस द ग्लोब, उसे कई उम्मीदें हैं अपने वर्क प्लेस से, चाहे वो काम की गुणवत्ता के ऊपर हो, काम की सेटिस्फेक्शन पर हो, फ्लेक्सिबिलिटी पर हो, कहीं से भी काम करने की जो हो. और तो बेसिकली एम्प्लॉइज को एक चॉइस चाहिए जो एक देखने को मिला है, और जो विकसित देश है वहाँ पे ज्यादा ये देखने को मिला है. तो कंपनीज ने ये इस पर गौर किया है कि जो एम्प्लॉइज को चाहिए उस तरीके से बिजनेस स्ट्रेटेजी बनाई जाए. उसी के साथ में जो दूसरा बड़ा फैक्टर है वो है प्रोडक्टिविटी का, कि कैसे हम क्लाइंट डिलीवरी या प्रोडक्टिविटी हम मैनेज करें ताकि अल्टीमेटली बिजनेस का फायदा हो सके, हम कोई भी स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करें जिस पर. और तीसरा चीज आ जाता है कि ऑक्यूपेंसी कॉस्ट का इन टर्म्स ऑफ रिसेशन, जहाँ पर कोई व्यवसाय है जो खर्च कम करना चाहेंगे. तो दोनों ही ऑप्शन, चाहे हम रिमोट वर्क देखें या वर्क फ्रॉम ऑफिस देखें, दोनों में अपने एसोसिएटेड कॉस्ट हैं. तो इन तीनों मुद्दों के ऊपर विचार करने के बाद में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अपनी स्ट्रेटेजी डिसाइड करेगी. ये जो हमने देखा था कि कंप्लीट रिटर्न टू ऑफिस जो स्ट्रॉन्गली शुरू हुआ कोविड के एक्सपीरियंस के बाद में, वो चला. जैसे लास्ट 1-1.5 सालों में ऑफिस स्पेस में डिमांड बहुत स्ट्रॉन्ग रही, और अब जो रिसेशन का फैक्टर है वो भी आएगा, जिसके बेसिस पे लोग कुछ हद तक डिले कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग. लेकिन अंदाज ये है कि जैसे ही स्टेबिलिटी आती है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में, तो फिर से स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखा जाएगा ऑफिस डिमांड में. एशिया पैसिफिक रीजन में अगर हम देखें तो मोस्ट मार्केट्स में हम देख रहे हैं कि वो टेनेंट फेवरेबल हैं. भारतीय मार्केट्स बैलेंस्ड है. इसका मतलब ये हुआ
कि टेनेंट्स के हिसाब से जो डेवलपर्स हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं, काफी फ्लेक्सिबल टर्म्स देना चाह रहे हैं ताकि टेनेंट्स या ऑफिस स्पेस सही तरीके से चले। एट द सेम टाइम भारतीय मार्केट में देखें हम तो यहाँ पे ओवरऑल ट्रेंड जो है वो बैलेंस्ड है। मतलब इस चीज पे निर्भर करेगा कि भाई इकोनॉमिक माहौल कैसा है, जो बहुत स्ट्रांग है। हायरिंग बहुत स्ट्रांग हुई है भारत में। इसके अलावा अगर देखा जाए तो फिर जो रुझान है ऑफिस स्पेसेस के लिए वो स्ट्रांग रहा है, जिसके वजह से अगर हम ऑफिस स्पेस की डिमांड देखें तो वो इस साल 2022 में अंदाज है कि वो बेहतर होगी कंपेयर टू पास्ट मैनी इयर्स। खाली एक जो कोविड के पहले वाला जो वर्ष था जहाँ पे टॉप लेवल पर ऑफिस डिमांड देखी गई थी, बट उसके बाद में अगर देखा जाए तो फिर एक स्ट्रॉन्ग ऑफिस ईयर की उम्मीद है। 2023 में जब हम रेंट्स की अगर बात करें ऑफिस स्पेस के लिए, तो वहां पे हम ये देख रहे हैं कि मॉडरेशन होगा इन टर्म्स ऑफ रेंट ग्रोथ। 2022 जितनी बढ़ोतरी हम नहीं देख रहे हैं, लेकिन स्टेबल से मॉडरेट ग्रोथ की हम અંદાજ લગાવી। ઓકે, તો અહીંયા આગળથી આપણે જે ઓફિસ સ્પેસની વાત કરી છે, ઓફિસ સ્પેસની જે ડિમાન્ડ છે એના ઉપર કયા ફેક્ટર્સની ઇમ્પેક્ટ છે એની પણ અહીંયા આગળથી આપણને વિવેકજીએ વાત સમજાવી છે અને સાથે સાથે જે રેન્ટનો ટ્રેન્ડ છે એની પણ અહીંયા આગળથી ખાસ કરીને વાત થઈ છે। તો હવે આપણે થોડું વેરહાઉસ સેગમેન્ટની પણ અહીંયા આગળથી વાત કરી લઈએ તો वेयरहाउसिंग में भी कोविड के समय एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ हमें देखने के लिए मिला था विवेक जी। तो अब वेयरहाउसिंग सेक्टर को लेकर क्या आउटलुक देख रहे हैं आप? तो वेयर हाउसिंग सेक्टर जो है, जो जहाँ पे सामान स्टोर करते हैं सप्लायर्स, तो अगर उनके बारे में बात करें तो जैसे भारत देश में तो केवल पैंडेमिक के दौरान ही नहीं, उसके पहले भी ये ट्रेंड बहुत स्ट्रांग रहा है। दोनों ही कारण है उसके, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। एक तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी का स्तर बढ़ा है जिसकी वजह से डिमांड क्रिएट हुई है। दूसरा जो कारण है कि जो मूवमेंट हुआ है अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज्ड की तरफ, जहां पर बेटर फैसिलिटीज, बेटर वेयर हाउस पार्क्स की एक मल्टी टेनेंटेड पार्क्स की लोग ऑक्यूपायर्स ने नीड देखी है, तो उस वजह से अच्छा ट्रेंड चला। अब आज की अगर स्थिति अपने देखें तो फिर दो तीन की फैक्टर्स है जिसके ऊपर ये निर्भर कर रहा है अभी का जो माहौल है। ओवरऑल वेयर हाउसिंग सेक्टर में डिमांड बहुत स्ट्रांग है। उसका मेन कारण तो है कि जैसे अगर आप वैश्विक लेवल पर देखें तो भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो अभी भी हाईएस्ट है, 7% से कम है लेकिन स्ट्रांग है। उसी के साथ में जो मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस रहा है गवर्नमेंट का, चाहे वो कुछ पीएलआई स्कीम्स के द्वारा हुई या जो एग्रेसिव टारगेट्स लिए हैं मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी को बढ़ाने का देश में, उसका भी असर दिख रहा है। प्लस इसी के साथ में जो चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी है, जिसके बारे में हम कुछ सालों से सुनते थे, लेकिन अभी एक्चुअल में ऑन ग्राउंड देखने मिल रहा है, जहां पर नए कॉरपोरेट्स आकर के स्पेस ले रहे हैं, अपने मैन्युफैक्चरिंग इंटेंशंस को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल और वेयरहाउसिंग स्पेस में भी डिमांड बढ़ी है। तो इसी के वजह से ओवरऑल जैसे मैंने कहा कि वेयरहाउसिंग सेक्टर एक रिलेटिवली कमर्शियल स्पेस में काफी स्ट्रांग रहा पेंडेमिक के दौरान भी, और अगले साल हम जो देख रहे हैं एशिया पैसिफिक लेवल पर भी मोस्ट मार्केट्स में ये बैलेंस्ड रहेगा। मतलब मॉडरेट डिमांड एज वेल एज रेंटल्स पे। और इंडिया के केस में हम इसे लैंडलॉर्ड फेवरिंग मार्केट देखते हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि अभी भी स्पेस की डिमांड बहुत स्ट्रांग रहेगी, और जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ी है लास्ट 2 सालों में, उसको हिसाब से रेंटल्स की बढ़ोतरी का भी मौका मिलेगा। ઓકે, તો અહીંયા આગળથી આપણે વેરહાઉસ સેગમેન્ટની પણ વાત કરી છે અને ખાસ કરીને ભારતની અંદર વેરહાઉસ સેગમેન્ટની અંદર વર્ષ સારું રહ્યું છે અને આગળ આવનારું વર્ષ પણ ખૂબ સારું રહી શકે, ખૂબ
સારી ડિમાન્ડ રહી શકે અને રેન્ટલ પણ તમને વધતા દેખાઈ શકે છે. તો આ અહીંયા આગળથી ભારતનો અને અન્ય એશિયા પેસિફિક देशों जो आउटलुक है आपने यहाँ करती चर्चा કર્યો છે. विवेक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और इस रिपोर्ट को लेकर आपकी सारी इस रिपोर्ट के फाइंडिंग्स को लेकर आपने हमारे साथ चर्चा की. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. तो आ સાથે જ પ્રોપર્ટી ગુરુની અંદર પણ હાલ પૂરતું આટલું જ. હાલ મને પણ આપશો રજા, પરંતુ વધુ અપડેટ્સ અને સમાચારો માટે આપ જોતા રહો CNBC બજાર. નમસ્કાર.